देश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सारे मंत्री के हाथ पैर बंधे हैं। ये कब लगा आपको? आरएसएस के एहसास कब हुआ? एजेंडे चलाए जाते हैं और साथ ही साथ बार बार जब मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के सामने बात रखने के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं निकला, सुनते थे और आंख मूंद करके बैठ जाते थे, तो स्वाभाविक रूप से बात लगा कि इनके भी हाथ पैर कहीं से बांधे गए हैं और इसीलिए सुन करके भी बात को अनसुनी कर रहे हैं। ये आपको कब लगा, कब एहसास हुआ? स्वामी जी ये समझा दीजिए, कब हुआ? चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एहसास हुआ या उससे पहले हुआ था? ये एहसास कब हुआ कि अनदेखी हो रही है, उपेक्षा हो रही है? फैसला उचित अवसर पर लिया जाता है, राजनीतिक फैसला उचित अवसर पर लिया जाता है और किसी से पूछ के नहीं लिया जा सकता। और अब सवाल की एक बात किशोर अजवाणी के साथ। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक और मंत्री दारा सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। पंजाब में रोक के बावजूद डोर टू डोर कैंपेन में भीड़ जुटने पर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में होगी, जबकि इसी मामले में साजिश का आरोप लगने पर बीजेपी ने फिर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और मुंबई में कोरोना मरीज लगातार कम होने के बाद तीसरी लहर के काबू में आने का दावा किया जाने लगा। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। सुल्तानपुर की कोर्ट ने उनको 24 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिया। 2014 में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया। एक दिन पहले ही बीजेपी और मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यह नया गिरफ्तारी वारंट नहीं है, बल्कि यह पहले से जारी था, लेकिन हाईकोर्ट ने 2016 में इस पर स्टे लगा दिया था, जिसके बाद इसी महीने 6 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको फिर हाजिर होने को कहा था, लेकिन मियाद खत्म हो गई और वो हाजिर नहीं हुए तो वारंट जारी कर दिया गया। अमित सिंह इस पर और बताने हमें। तो अमित, ये वही पुराना वारंट फिर जारी कर दिया गया क्योंकि मियाद खत्म हो गई थी। किशोर, सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और यह आदेश दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करके 24 जनवरी के दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। यह मामला नया नहीं है किशोर, यह मामला काफी पुराना है, 2014 का है और ये मामला है देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला है। 2014 से यह मामला सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार यह मामला चल रहा था। इससे पहले भी कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो कोर्ट में पेश हो चुके हैं और 2016 में भी इसी तरीके से वारंट जारी किया गया था, गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ और अदालत के सामने उनको पेश होने को कह दिया गया है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी एक और खबर आई और अटकलें लगी कि उन्होंने अपने बेटे को टिकट नहीं मिलने की वजह से बीजेपी छोड़ दी। वैसे तो कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की कई वजह हैं, जिनमें एक वजह करीबियों को टिकट नहीं मिलना शामिल है। कहा जा रहा है कि इन करीबियों में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य का नाम भी शामिल है और इसी वजह से उन्होंने एक दिन पहले इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उनके अपने विधानसभा क्षेत्र पडरौना में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन कुशवाहा समुदाय के लोगों ने किया और बीजेपी के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शन में शामिल लोग स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज दिखे। भाजपा का जो वोटर होगा वो किसी के आने या जाने से बहुत प्रभावित नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य 2009 में कुशीनगर की पडरौना सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जिसके बाद वो 3 बार वहां से विधायक चुने गए। वैसे उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा से की थी और खबर है कि वो इसी सीट से अपने बेटे को सियासी करियर का उनका संवारना चाहते थे, जिसमें बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया। हालांकि पार्टी नेताओं ने खुलकर कुछ नहीं कहा और स्वामी प्रसाद मौर्य पर इशारों में निशाना साधा। चुनाव के पहले जाने का मतलब कुछ और भी होता है, वो खुलासा वो खुद ही करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, उन्होंने निजी स्वार्थ की बात करते हुए ये संकेत जरूर दिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी क्यों छोड़ी। जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे नहीं होते, कई बार चुनाव के वक्त अपनी निष्ठा खो देते हैं। लेकिन बेटे के टिकट के लिए बीजेपी से इस्तीफा देने के आरोपों को स्वामी प्रसाद मौर्य ने कबूल नहीं किया। उनके सोच में पत्थर पड़ा है, इसलिए उनका एक घटिया बयान आ रहा है।
खबर है कि एक दिन पहले जब उनके इस्तीफे की खबर आई थी, उसके बाद से बीजेपी के कई बड़े नेता लगातार उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे। पता चला कि ये कोशिश रात भर हुई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं माने। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से यूपी की सियासत में जो खलबली मची, उसके बाद उनके इस्तीफे से जुड़ी कई खबरें उड़ी, लेकिन यह खबर जिसे सबसे ज्यादा हवा मिली वो है स्वामी प्रसाद मौर्य का पुत्र मोह में बीजेपी छोड़ना। क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपने करीबी विधायक के हाथों राजभवन इस्तीफा भेजा, सियासी गलियारों में खबर उड़ी कि वो अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को टिकट नहीं मिलने से नाराज है और इसीलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते थे कि बीजेपी उत्कृष्ट मौर्य को यूपी की रायबरेली की ऊंचाहार सीट से टिकट दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पार्टी ने मना कर दिया। खबर है कि इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी सांसद हैं। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी को बीजेपी में पहले से ही अच्छी खासी अहमियत मिली हुई थी, जिसके बाद वो चाहते थे कि उनके बेटे का सियासी करियर भी सेट हो जाए, वो भी उस जगह से जहां से उनका राजनीतिक करियर परवान चढ़ा था। पता चला है कि इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि ऊंचाहार से उनके बेटे को विधानसभा का टिकट मिल जाए, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने बीजेपी ही छोड़ दी। वैसे उनकी बेटी संघमित्रा भी अभी बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्कृष्ट के अलावा अपने कुछ और करीबियों को भी टिकट दिलवाना चाहते थे, जिनमें कुछ मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं, लेकिन बीजेपी मन बना चुकी थी कि वो उनका टिकट काटेगी। यही नहीं, एक और अटकल यह भी लगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कुछ खास लोगों को उन पर चल रहे केस के मामलों में राहत दिलवाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी यह बात भी नहीं मानी। वैसे कहा जा रहा है कि अगर पार्टी उत्कृष्ट मौर्य को टिकट दे देती तो स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि वो लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि उत्कृष्ट ऊंचाहार से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वैसे उत्कृष्ट पहली बार ऊंचाहार से अपनी किस्मत नहीं आजमाने वाले थे। इससे पहले वो 2 बार वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार वो मामूली से अंतर से हार गए थे। खबर है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिद करके उन्हें ऊंचाहार से बीजेपी उम्मीदवार बनवा दिया था और दावा किया था कि वो अपने दम पर अपने बेटे को जितवा देंगे, लेकिन उनका दावा हकीकत में नहीं बदला और उत्कृष्ट मौर्य हार गए। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और जिस उम्मीदवार के जीतने का चांस हो उस पर दांव लगाना चाहती है, और इसीलिए उसने स्वामी प्रसाद मौर्य को मना कर दिया, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने न केवल बीजेपी छोड़ी, बल्कि खबरें आई कि वो 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। मतलब यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य बेटे का राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शिफ्ट होने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इस तरह की चर्चा की वजह भी है क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर अपने परिवार को टिकट दिलाने के लिए पार्टी छोड़ने के आरोप लगे हैं। इससे पहले जब उन्होंने 2016 में बीएसपी छोड़ी थी, उस समय भी उन पर आरोप लगा था कि वो अपने बेटे और बेटी को टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती ने चुनाव हारने के बाद भी अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया था, जिसके बाद वो 2009 में कुशीनगर की पडरौना सीट से उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और इसी के बाद उन्होंने ऊंचाहार सीट अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को सौंप दी थी। ऊंचाहार सीट का नाम पहले डलमऊ सीट था, जहां से 80 के दशक में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सियासत शुरू की थी। वो पहली बार 1996 में ऊंचाहार से विधायक बने थे और दोबारा इसी सीट से 2002 में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। गांधी परिवार का मजबूत गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर बीजेपी की स्थिति कुछ खास मजबूत नहीं रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में वहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और ब्राह्मण चेहरे माने जाने वाले मनोज पांडे ने जीत हासिल की थी। 2017 में भी मनोज पांडे इस सीट से जीतकर विधायक बने थे और इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य वहां से हार गए थे। लेकिन जो खबरें हैं उनमें इस बार उत्कृष्ट के समाजवादी पार्टी के टिकट पर ऊंचाहार से लड़ने की अटकलें लग रही हैं, जिसमें दिक्कत यह है कि ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे विधायक हैं, जिनका टिकट काटने पर ब्राह्मण समुदाय के नाराज होने का खतरा है और इस बार के चुनाव में ब्राह्मण समुदाय के वोटरों पर समाजवादी पार्टी की खास नजर है। सौभाग्य की एक बात यह कि यूपी में मौर्य समुदाय की आबादी लगभग 6-7% बताई जाती है, जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने को बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा था। लेकिन इसका असर दिखने से पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व से जुड़े एक पुराने विवाद में फंस गए, जिन पर 8 साल पहले बीएसपी में रहते हुए हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का केस दर्ज हुआ था और उसी मामले में पेश न होने पर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। पाकिस्तान के कोटा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। सुरक्षा और बेहतर सुविधा की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटा गया, जिसकी कुछ खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई।
इनमें एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एक प्रदर्शनकारी को घेर कर पीटते दिखे। इससे पहले उसे सड़क पर घसीटा गया। इतना ही नहीं, एक पुलिस वाला तो उस पर ऐसा टूटा जैसे लगा कि उसकी जान ही लेकर दम लेगा। इस बीच वो प्रदर्शनकारी जुल्म ढा रहे पुलिस वालों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। हंगामा बढ़ा तो वहां धरना दे रहे बाकी डॉक्टरों से भी पुलिस वाले उलझ गए और जबरन उन्हें गाड़ी में बैठाना शुरू कर दिया। डॉक्टरों और पुलिस के बीच वहां यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टरों को खदेड़ते हुए वहां से हटा दिया। सौभाग्य की बात यह कि बलूचिस्तान में युवा डॉक्टर सरकारी अस्पतालों की बदहाली से तंग हैं, जहां न तो दवा है, न मशीनें हैं, न और डॉक्टरों पर हमले भी खूब होते हैं, जिसके विरोध में क्वेटा में बीते 3 महीने से डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और उसी कड़ी में उन्होंने जुलूस निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा, जिसमें 1 दर्जन डॉक्टर बुरी तरह घायल हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में ओवैसी की पार्टी AIMIM के कई कार्यकर्ताओं को बिरयानी खाना उस समय महंगा पड़ गया जब पुलिस ने इस बिरयानी पार्टी पर छापा मार दिया। इसके बाद बिरयानी पार्टी का मजा ले रहे लोग धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। इधर आओ भाई, इधर आओ, यहाँ आ जाओ। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग AIMIM के दफ्तर में बिरयानी खाते हुए दिखाई दिए। वहां काफी भीड़ थी, इसलिए जिन्हें कुर्सियां नहीं मिली वो लोग जमीन पर बैठकर ही बिरयानी पर टूट पड़े। बताया गया कि इससे पहले वहां पार्टी की एक बैठक हुई, जिसके बाद AIMIM के समर्थकों के बीच बिरयानी परोसी गई, लेकिन इसकी भनक लगते ही वहां कुछ पुलिस वाले पहुंच गए और MIM के जिला अध्यक्ष समेत 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोप यह भी है कि इन लोगों ने जिला प्रशासन से इस बैठक की इजाजत नहीं ली थी। सौभाग्य की बात यह कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यूपी में जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, उनमें मुजफ्फरनगर भी है, जहां ओवैसी खुद 3 महीने पहले रैली कर चुके हैं और चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए AIMIM के नेताओं ने बैठक के बाद बिरयानी की दावत दी थी, जिस पर पुलिस ने छापा मार दिया, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसे किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की छूट नहीं दी है जिसमें 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटे। अमरिंदर सिंह को कोरोना हो गया। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना ने असम पुलिस में DSP का पद संभाल लिया। उन्हें राज्य के सीएम ने नियुक्ति पत्र सौंपा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में जरूरतमंदों को कंबल बांटे ताकि ठंड में इन लोगों को राहत मिल सके। ऑलराउंडर जयंत यादव वनडे सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका में ही रुकेंगे। वो फिलहाल टेस्ट टीम का भी हिस्सा हैं और पहले से दक्षिण अफ्रीका में ही मौजूद हैं। उन्हें वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में चुना गया। एक दिन पहले वॉशिंगटन सुंदर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में निजी दफ्तर बंद किए जाने के बावजूद कुछ मेट्रो स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ी। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर तो इतनी लंबी कतार लग गई कि लोगों को स्टेशन के अंदर दाखिल होने में काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। इनमें ज्यादातर लोगों के मुंह पर मास्क लगे थे, लेकिन 2 गज की जरूरी दूरी का किसी ने ख्याल नहीं रखा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन पर। वहां तक पीछे तक यहाँ पर लाइन लगी हुई है और ये लोगों के ऑफिस जाने का समय है। बताया गया कि ये लोग दिल्ली के पास यूपी के नोएडा और गाजियाबाद के निजी दफ्तरों में काम करते हैं, जिन्हें ड्यूटी के लिए दफ्तर जाना पड़ रहा है। सर, आपका भी ऑफिस नोएडा से। आप लोग नोएडा जा रहे हैं या दिल्ली में? नोएडा। पंजाब और यूपी समेत 5 चुनावी राज्यों में 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी, जिसके तहत पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल मोहाली के खरड़ पहुंचे, जहां से उन्होंने पार्टी के इस अभियान का आगाज किया और लोगों के घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवार अनमोल गगन मान के लिए वोट मांगे। अपने इस अभियान के दौरान वो बुजुर्गों, महिलाओं और दुकानदारों से मिले और उन्हें पार्टी के पर्चे दिए। अपने बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक को देखकर लोगों ने भी उन्हें सम्मान दिया और एक घर में तो केजरीवाल ने पार्टी सांसद भगवंत मान के साथ चाय भी पी। इस अभियान को ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की ताकत बताते हुए विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। लोग बदलाव चाहते हैं, दोनों पार्टियों से तंग आ चुके हैं। लेकिन पंजाब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के इस अभियान पर सवाल उठाए और उस पर चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप मढ़ दिया। इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करें। इन आरोपों से बेपरवाह केजरीवाल की पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन के दौरान राज्य की जनता से शिक्षा, बिजली और नौकरी समेत 10 अहम वादे किए, मगर कैंपेन के दौरान 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मोहाली प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा। सौभाग्य की बात है कि मोहाली की खरड़ सीट से पिछली बार आम आदमी पार्टी के ही कमर संधू जीते थे, लेकिन वो 1 साल बाद ही बागी हो गए और इस बार आम आदमी पार्टी ने वहां पंजाबी गायिका और पार्टी की यूथ विंग के अध्यक्ष अनमोल गगन मान को उम्मीदवार बनाया है,
जिनके जनसंपर्क अभियान की शुरुआत दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने की, लेकिन पहला कदम ही विवादों में घिर गया और प्रशासन ने 5 से ज्यादा लोगों के प्रचार करने के आरोप में उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के कुछ समर्थक सुरक्षा बल के जवानों से भिड़ गए। खबर है कि एक दिन पहले कुछ लोगों को प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उसी वजह से यह हंगामा हुआ। जब उस बात पर फिलिस्तीन के गुस्साए समर्थक इजराइल के सैनिकों पर पत्थर बरसाने लगे, वो भी 1-2 लोग नहीं बल्कि कई लोग। हालांकि जल्द ही उन्हें इजराइल के सैनिकों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। फिर तो वहां आंसू गैस के इतने गोले दागे गए कि हंगामा कर रहे लोग इधर उधर भागने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों पर हमले के साथ आगजनी भी की। कुछ ने वहां डटे रहने की भी कोशिश की, लेकिन उन पर हमले इतने तेज हो गए कि आखिरकार उन्हें वहां से भागना ही पड़ा। सौभाग्य की एक बात है कि वेस्ट बैंक में यरूशलेम से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर फिलिस्तीन के कब्जे वाला रामल्ला शहर है, जहां इजराइल की सेना और पुलिस रोजाना औसतन 8-10 जगह छापे मारती है और बताया गया कि एक दिन पहले छापेमारी के विरोध में फिलिस्तीन के लोग धरना दे रहे थे, जिनमें कुछ लोगों को इजराइल की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में वहां हिंसक प्रदर्शन हुआ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दलों के साथ टिकट बंटवारे पर लंबी बैठक की। लखनऊ के लोहिया जनेश्वर ट्रस्ट के दफ्तर में हुई इस बैठक में शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव भी शामिल हुए, जो बैठक से निकलते वक्त काफी खुश नजर आए। हालांकि उन्होंने वहां मौजूद मीडिया से बात नहीं की और सीधा अपने घर की तरफ बढ़ गए। इससे पहले अखिलेश यादव की अगुवाई में सुबह 11:30 बजे यह बैठक शुरू हुई, जो करीब 4 घंटे तक चली। अखिलेश यादव की जो बैठक चल रही थी, जो मैराथन बैठक चल रही थी टिकट बंटवारों को लेकर उनके सहयोगी दलों के साथ, वो बैठक खत्म हो चुकी है। इस दौरान गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे और चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बातचीत में यह तय हुआ कि माननीय अखिलेश यादव को सब लोग मिलकर के मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि सबसे खास मौजूदगी रही अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव की। खबर है कि उन्हें 6 सीटें दिए जाने पर सहमति बन गई है, लेकिन वो इससे ज्यादा चाहते हैं और इसीलिए शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच एक और बैठक हो सकती है, क्योंकि सीटों के समझौते का जो फॉर्मूला तय हुआ उसमें शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए इससे ज्यादा सीटें चाहते हैं। हालांकि जो सीटें उन्हें दी गई हैं उनमें एक उनके बेटे आदित्य के लिए भी है। खबर है कि आदित्य यादव इटावा के जसवंत नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट से शिवपाल यादव खुद चुनाव लड़ते रहे और वो वहां से विधायक भी हैं, लेकिन इस बार वो अपने बेटे के लिए अपनी सबसे सुरक्षित और पारंपरिक सीट खाली कर सकते हैं, जबकि वो खुद संभल जिले की गुन्नौर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने के मूड में है। सौभाग्य की बात यह कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात पिछले महीने हुई थी, जिसके बाद चर्चा थी कि शिवपाल यादव अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर सकते हैं। लेकिन सीटों के बंटवारे पर हुई बैठक के बाद लगभग साफ हो गया कि विलय के बजाय शिवपाल यादव गठबंधन करके ही चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 6 सीटें मिलने की खबर पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह ट्वीट जरूर कर दिया कि सभी लोग अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट की प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी में है। इसके लिए मुंबई के कुछ जिलों के आरटीओ को एक खास तरह की मशीन सौंप दी गई, जिसके जरिए अब लोगों को वर्चुअल टेस्ट देना होगा, जिसमें पास होने के बाद ही वो आरटीओ दफ्तर में जाकर गाड़ी चलाकर दिखा पाएंगे और उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। फिलहाल ये मशीन मुंबई के कुछ जिलों को दी गई, जिसमें किसी कार की तरह सभी सुविधाएं हैं, लेकिन सड़क की जगह सामने 3 मॉनिटर हैं, जिनमें बीच वाले में दिखाए जा रहे हालात को देखकर आगे बढ़ना होता है, जबकि दाएं और बाएं वाले मॉनिटर गाड़ी के साइड मिरर की तरह काम करते हैं। गर्मी हो, ठंड की वजह से ओस हो, वो सारी चीजें नेचुरली यहाँ पर जो है वो बढ़ती चली जाएंगी और उन सिचुएशंस में आपको ड्राइविंग करनी है। इस मशीन को देखकर गाड़ी चलाने पर ऐसा लगेगा मानो कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, लेकिन इसका मकसद है कि सड़क पर हो रहे हादसों में कमी आए, क्योंकि इस टेस्ट में यह भी परखा जाएगा कि चलाने वाला किस रफ्तार से गाड़ी चला रहा है और पहाड़ों और खराब मौसम में गाड़ी चलाने का भी उसको अनुभव मिलेगा। जो गलती यहाँ पे करता है, वर्चुअली करता है, वो गलती वहाँ ना करे। अभी तक लोगों का लर्निंग लाइसेंस बनता था और फिर उन्हें गाड़ी चलाकर दिखानी होती थी, जिसमें पास होने पर उन्हें लाइसेंस मिल जाता था। लेकिन अब अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो लोगों को ये वर्चुअल टेस्ट भी देना होगा। सौभाग्य की बात है कि गाड़ी चलाने का लाइसेंस देने के लिए अब तक ट्रैफिक के नियमों और निशानों का टेस्ट लेने के बाद गाड़ी चलवाकर देखी जाती है, जिसमें अलग अलग मौसम में गाड़ी चलाने की काबिलियत का अंदाजा नहीं लग पाता। जबकि महाराष्ट्र के कई शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिस सिमुलेटर यानी वर्चुअल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें 15 मिनट में हर तरह के मौसम और ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का टेस्ट लिया जा सकता है। एशिया कप में सविता भारतीय हॉकी टीम की कमान संभालेंगी। गोलकीपर सविता एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी करेंगी। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 21 जनवरी से ओमान में होगी। रानी रामपाल अभी तक चोट से नहीं उबर पाई हैं, जिसकी वजह से सविता को टीम की कमान सौंपी गई।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। खबर है कि झारखंड में होने वाली इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता टल सकती है। कोरोना संकट की वजह से एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इस पर जल्द फैसला लेगी। ये प्रतियोगिता 5 और 6 फरवरी को रांची में आयोजित की जानी थी। शिवसेना नेता संजय राउत ने बताया कि उनकी पार्टी यूपी चुनाव में 50 से 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली में 26 जनवरी की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस वालों के लिए कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाने की शुरुआत हो गई। इसके लिए पुलिस मुख्यालय में स्पेशल कैंप लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में पुलिस वाले सुबह सुबह वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। इस दौरान वहां एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया ताकि टीका लगवाने के लिए आने वाले पुलिस वालों को कोई परेशानी न हो और एक एक कर वो लोग वैक्सीन लगवा सकें। 26 जनवरी में जिन पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी उससे सुरक्षित करने के लिए इन सभी को यहाँ पर डोज लगवाई जा रही है। बताया गया कि 2 दिन के इस कैंप के जरिए कोशिश की जा रही है कि कोरोना के 2 टीके लगवा चुके ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मियों को प्रिकॉशन डोज लगा दी जाए। जितने एलिजिबल लोग हैं वो सुरक्षित होकर के अपनी ड्यूटी निभा सकें, इसके कारण बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। बिहार के सिवान में बदमाशों ने एक बीजेपी नेता को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया। बताया गया कि बीजेपी नेता जनार्दन सिंह अपने घर पर मौजूद थे, तभी 2 बदमाश वहां पहुंचे और उन पर घर के सामने ही फायरिंग कर दी, जिसका दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार बदमाश गोलियां बरसाते हुए भागते नजर आए। इससे पहले वो बदमाश बीजेपी नेता के घर के सामने पहुंचे और नाम पूछने के बाद उन पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। गोलियां चलते ही वहां हड़कंप मच गया। इस दौरान कुछ लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की भी कोशिश की। एक आदमी तो कुल्हाड़ी लेकर मोटरसाइकिल के पीछे भागता नजर आया। हालांकि बदमाश फायरिंग करते हुए भाग निकले। इस हमले में बीजेपी नेता जनार्दन सिंह बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सौ बात की बात यह कि बदमाशों ने बीजेपी नेता को सीने में 3 गोलियां मारी थीं, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जो गांव में सरकारी राशन की दुकान भी चलाते थे। इसलिए यह भी समझ में नहीं आ रहा कि हत्या कारोबार की रंजिश में हुई या फिर राजनीतिक या निजी दुश्मनी का नतीजा थी। लेकिन हत्यारों के बारे में इतना तो साफ है कि वो जनार्दन सिंह को जानते नहीं थे, लिहाजा उन्होंने नाम पूछने के बाद गोली मारी, जिसकी वजह से शक जताया जा रहा है कि गोली मारने वाले पेशेवर शूटर हो सकते हैं। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी और कहा गया था कि भड़काऊ भाषणों के मामले में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। ये मामला पिछले महीने हरिद्वार में हुई धर्म संसद और दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां कुछ धार्मिक नेताओं और संतों पर समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा। इसी महीने की 23 तारीख को यूपी के अलीगढ़ में भी एक धर्म संसद का आयोजन होना है और याचिका में सुप्रीम कोर्ट से उस आयोजन पर रोक लगाने की मांग भी की गई। लेकिन कोर्ट ने अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका दाखिल करने वालों को अलीगढ़ प्रशासन को अर्जी देने के लिए कह दिया। असल में धर्म संसद हिंदू समुदाय के धार्मिक नेताओं और संतों का एक मंच है, जहां धर्म के लिए अहम माने जाने वाले मुद्दों पर चर्चा होती है और निर्णय लिए जाते हैं। पहली धर्म संसद का आयोजन 1984 में दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने किया था। उस कार्यक्रम में राम जन्मभूमि आंदोलन को शुरू करने के लिए निर्णय लिया गया था। उसके बाद से देश में कई बार गोहत्या और अवैध धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भी इस तरह की धर्म संसद का आयोजन किया जाता रहा है। तालिबान ने अपने 500 लड़ाकों की एक यूनिट को ट्रेनिंग देने के बाद उनके लिए एक ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित की। अफगानिस्तान छोड़ने के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो हथियार और दूसरे साजो सामान छोड़ गए थे, तालिबान ने उसी से अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। यही नहीं, 500 लड़ाकों के पहले बैच को ट्रेनिंग देने के बाद उनके लिए बाकायदा ग्रेजुएशन सेरेमनी भी आयोजित की गई। वहां के हेरात से सामने आई तस्वीरों में तालिबान के लड़ाके फौजियों वाली वर्दी पहनकर कदमताल करते नजर आए। समारोह में हिस्सा लेने के लिए तालिबान की सरकार के कई बड़े अधिकारी भी वहां पहुंचे और मंच पर बैठे नजर आए। इनके सामने ही लड़ाकों ने परेड शुरू की और अपना दमखम दिखाया। अमेरिका के छोड़े हथियार और दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर उन्होंने अपना हुलिया ऐसा बदला कि उन्हें देखकर एक बार तो ये यकीन ही नहीं हुआ कि ये तालिबान के वही लड़ाके हैं। उनके लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी भी कुछ इसी तरह आयोजित की गई जैसी ज्यादातर देश अपने सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आयोजित करते हैं। सौ बात की एक बात है कि तालिबान को मानव बम बनने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान की फौज और हक्कानी नेटवर्क ने दी थी, जिन्हें अब तालिबान सरकार का रक्षा मंत्रालय अपनी औपचारिक सेना का हिस्सा बनाने में जुटा है।
और 1 लाख तालिबान को ट्रेनिंग देने का टारगेट है, जिसके पहले बैच में 500 आतंकियों को हेरात के उसी कैंप में 3 महीने का कोर्स कराया गया जहां अफगानिस्तान के सैनिकों की ट्रेनिंग होती थी। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मची सियासी भगदड़ के बीच बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को झटका दिया, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जुड़े यूपी के 3 बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके लिए ये तीनों नेता दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे। इनमें यूपी की बेहट विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और समाजवादी पार्टी के 2 नेता धर्मपाल सिंह और हरिओम यादव शामिल रहे, जिनका यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी में स्वागत किया। इन लोगों का अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी में, और इनके आने से पार्टी का कद बढ़ेगा। इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस विधायक नरेश सैनी को बीजेपी की सदस्यता की पर्ची सौंपी और उन्हें पार्टी का अंगवस्त्र पहनाया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता हरिओम यादव और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह को भी अंगवस्त्र पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। सौ बात की बात यह कि यूपी में विधायकों के पाला बदलने के खेल में एक दिन पहले समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा था, जिसका हिसाब बीजेपी ने बराबर कर दिया, क्योंकि फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे हरिओम यादव सिर्फ कद्दावर नेता भर नहीं है, बल्कि वो मुलायम सिंह यादव के नजदीकी रिश्तेदार भी हैं। ऑक्सीजन पर केंद्र ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक खत लिखा और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई सही तरीके से बनाए रखने के निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी यूपी में पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए सुबह अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। वहां पहले चरण में 10 फरवरी जबकि दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से सूची जारी होगी और 403 सीटों को हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल पर दिए अपने बयान पर माफी मांग ली। इससे पहले सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह आरोप लगाया था कि सिद्धार्थ ने साइना पर विवादास्पद ट्वीट किया और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर साइना के ट्वीट के बाद सिद्धार्थ ने यह विवादास्पद कमेंट किया था। I'm happy that he is apologized. It's about a girl, a woman. You should not really target a woman like that. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपना ट्विटर अकाउंट हैक होने की जानकारी दी, हालांकि कुछ वक्त बाद इसे ठीक कर लिया गया। दिल्ली के द्वारका में मौजूद इस्कॉन मंदिर प्रशासन की तरफ से कोरोना मरीजों के घर पर खाना पहुंचाने की मुहिम फिर शुरू हो गई। ये सुविधा मंदिर प्रशासन ने राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों के लिए की। जो लोग घर पर हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, उनके लिए ये पहल शुरू की गई है। इस्कॉन टेम्पल द्वारका की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बताया गया कि जो खाना मरीजों तक पहुंचाया जा रहा है उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार मसालों को डाला जा रहा है। पहले दिन हमने करीब 300 प्लेट्स बांटी और आज करीब 6वां दिन है और हम 5000 प्लेट पे पहुंच चुके हैं। हरियाणा के यमुनानगर में प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त टीचरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये लोग नौकरी बहाल करने की मांग को लेकर राज्य के अलग अलग जिलों से वहां पहुंचे और बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर मार्च निकालने की कोशिश की, जिन्हें कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों का हवाला देते हुए पुलिस ने हिरासत में लेकर बसों में भरना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग लगातार नारेबाजी करते रहे। हिरासत में लिए जाने से भड़के प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और नौकरी बहाल नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। करना होगा। इससे पहले नौकरी बहाल करने की मांग को लेकर इन बर्खास्त टीचरों ने जिला मुख्यालय के बाहर धरना भी दिया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि करीब 1.5 साल पहले राज्य सरकार ने उन्हें नौकरी पर बहाल करने का भरोसा दिया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया। सौ बात की बात है कि हरियाणा में 12 साल पहले लगभग 2000 पीटीआई यानी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स की भर्ती हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगा और 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी, जिसके बाद से ही बर्खास्त पीटी टीचर अलग अलग जिलों में धरना दे रहे हैं और 3 दिन पहले उन्होंने यमुनानगर में धरना शुरू किया, क्योंकि हरियाणा के शिक्षा मंत्री यमुनानगर के ही हैं। लेकिन वहां पुलिस ने कोरोना का हवाला देकर टेंट उखाड़ दिए और फिर जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। बिहार के नवादा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक गाड़ी बेकाबू होकर बीच सड़क पर ही पलट गई, जिसके बाद उसमें रखी शराब को लूटने की होड़ मच गई। राज्य में शराबबंदी के बावजूद इन शराब की बोतलों को उस गाड़ी में छिपाकर ले जाया जा रहा था। तभी नवादा के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो गाड़ी पलट गई और फिर वहां शुरू हो गया शराब की बोतलों को लूटने का सिलसिला।
जिससे जितना बन पाया वो उतनी बोतलें लेकर भागने लगा। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस लूटपाट से दूर रहे। हम तो देख रहे हैं, लुटा गया, भाग गया ड्राइवर। इस बीच खबर मिलते ही वहां पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई, जिसके बाद तो उस गाड़ी के नजदीक इकट्ठा हुए लोग दौड़कर भाग निकले। जब तक टीम नहीं पहुंची है तब तक कुछ लूटपाट हुई। बाद में पुलिस ने उस गाड़ी के साथ शराब की सभी बोतलें भी जब्त कर लीं और इस मामले से जुड़े शराब कारोबारी का पता लगाने में जुट गई। सौ बात की एक बात है कि बिहार में शराबबंदी का सबसे ज्यादा मजाक पिछले 1 साल में नवादा में ही उड़ा, जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जाने की 2 घटनाएं भी हुई। लेकिन झारखंड की सीमा से जुड़े इलाके में शराब की तस्करी बंद नहीं हुई, जिसका नया सबूत ये वीडियो है, जिसमें तस्करी में इस्तेमाल की गई गाड़ी जमुई जिले में रजिस्टर्ड है, लेकिन तस्कर कहां के थे इसका सुराग पुलिस को अब तक नहीं मिला और ना ही शराब लूटने वालों की पहचान हो पाई। यूपी के औरैया जिले की बिधुना सीट से विधायक विनय शाक्य ने अपनी बेटी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विनय शाक्य की बेटी ने अपनी ही दादी और चाचा पर उनके विधायक पिता के अपहरण का आरोप लगाया था और कहा था कि उनके पिता विनय शाक्य की दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। 2018 में विधायक विनय शाक्य को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था। ऑपरेशन के बाद से ही वो बेटी से अलग अपनी मां और छोटे भाई के साथ रह रहे हैं। भाई देवेश को ही उन्होंने औपचारिक तौर पर अपना प्रतिनिधि भी बनाया हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम जब भाई देवेश के घर पहुंची तो विधायक पूरी तरह सुरक्षित मिले। न तो उनका अपहरण हुआ दिखा और न ही उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होने की बात में दम दिखा। यह बात साफ हो रही है कि ना तो उनका अपहरण किया गया है और ना ही उनको डराया और धमकाया गया है। दावा किया गया कि विनय शाक्य पिछले 4 साल से इटावा के इसी घर में अपनी मर्जी से रह रहे हैं। उनकी मां ने रिया के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। सब गलत है, आरोप सब गलत है। लेकिन विधायक के अपहरण वाले आरोपों का सियासी कनेक्शन सामने आने लगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस्तीफा देने वाले बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने दावा किया कि विधायक विनय शाक्य भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का फैसला कर चुके थे। माननीय विनय शाक्य जी बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित थे। बहुत समय से वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को वो छोड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ विधायक विनय शाक्य के छोटे भाई की पत्नी ने रिया शाक्य के वीडियो को ही एक साजिश बता दिया और दावा किया कि रिया की नजर पिता की राजनीतिक विरासत पर है। उसे ना राजनीति में अपना जाना है, सिर्फ इस वजह से ये सब कुछ कर रही है। और सौभाग्य की एक बात यह कि विनय शाक्य के अपहरण का जो आरोप उनकी बेटी ने लगाया उसे परिवार में राजनीतिक विरासत हासिल करने के विवाद से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि विनय शाक्य लगभग 3.5 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक के बाद चलना फिरना तो दूर, ठीक से बोल भी नहीं पाते, जिसकी वजह से बिधुना सीट पर उनके छोटे भाई के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी और उनकी बेटी रिया शाक्य ने चाचा पर ही अपने पिता को अगवा करने का आरोप लगाया था, जिसे खुद विधायक ने गलत बता दिया। पटना और नवादा समेत बिहार के कई जिलों में बेमौसम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। नवादा में तो कुछ घंटे की बारिश के बाद ही कई सड़कें पानी में डूब गईं और उन रास्तों से गुजरने वालों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ा। नवादा के कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिन्होंने फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया। बारिश के साथ ओले गिरने से वहां के तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। नवादा के अलावा पटना में भी खूब बारिश हुई। सुबह के वक्त पटना के आसमान पर काले बादल छाए रहे और फिर दोपहर तक वहां के ज्यादातर इलाकों में बारिश शुरू हो गई। सौभाग्य की एक बात यह कि 4-5 दिन पहले जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत में बारिश हुई थी, उसी का असर बिहार तक पहुंचा और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवाती तूफान भी आ गया, जिसकी वजह से वहां मूसलाधार बारिश हुई। जबकि औरंगाबाद में तो पानी से ज्यादा ओले बरसे, जिससे फसल को बहुत नुकसान हुआ और अभी वहां अगले 48 घंटे तक राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही, जिससे आगाह करते हुए मौसम विभाग ने ओले और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। विमान बनाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी बोइंग के अधिकारी जल्द ही भारत आने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक INS हंसा पर भारतीय नौसेना को F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर प्लेन का डेमो दिया जाएगा, जिसके लिए पिछले 2 साल में बोइंग और अमेरिका की नौसेना के अफसर भारतीय नौसेना के संपर्क में हैं। भारत आने के पीछे अमेरिकी अधिकारियों का मकसद F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट का डेमो देना होगा। F-18 सुपर हॉर्नेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके विंग्स यानी पंख मोड़े जा सकते हैं। मतलब यह कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर जब यह फाइटर जेट तैनात होगा तो इसके पंख जरा भी जगह नहीं लेंगे और जब यह जेट एक्शन शुरू करेगा तो विंग्स को खुलने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। दूसरी खासियत F-18 की यह है कि यह एक 2 सीटर फाइटर जेट है, जो नौसेना के किसी भी ऑपरेशन में काफी कारगर साबित हो सकता है। जबकि भारत की नौसेना के सामने F-18 का दूसरा विकल्प रफाल बताया जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाए गए रफाल के मॉडल का नाम है रफाल मरीन, जिसे रफाल M भी कहा जाता है, जो कि एक सिंगल सीटर फाइटर जेट है।
रफाल मरीन के विंग्स F-18 की तरह फोल्ड नहीं होते, बल्कि उन्हें अलग करना पड़ता है ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर कम जगह में तैनात किया जा सके। लेकिन रफाल मरीन को ऑपरेशन के लिए तैयार करने के लिए उसके विंग्स जोड़ने की जरूरत पड़ती है, जिसमें कुछ ज्यादा वक्त लग सकता है। हालांकि फौज के अधिकारी फ्रांस और अमेरिका के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और दोनों ही फाइटर जेट की खूबियों और खामियों का आकलन कर रहे हैं। सौ बात की एक बात यह कि भारतीय नौसेना के पास विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रमादित्य पहले से है, जबकि पूरी तरह भारत में बने युद्धपोत INS विक्रांत का एडवांस ट्रायल भी शुरू हो चुका है, जिस पर लड़ाकू विमान तैनात किए जाएंगे और उसी के लिए ऐसे आधुनिक लड़ाकू विमानों की परख की जा रही है जो युद्धपोत से उड़ान भर सकें, जिसके लिए अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस के रफाल मरीन के बीच खुद को बेहतर विकल्प बताने की होड़ मची है। मध्य प्रदेश के रीवा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक महिला पुलिसकर्मी ने एक मोटरसाइकिल वाले को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। असल में मोटरसाइकिल मोड़ते वक्त युवक ने उस पुलिसकर्मी की पैंट से पर कीचड़ गिरा दिया था, जिससे वो इतना भड़क गई कि उसने आओ देखा ना ताओ और युवक को थप्पड़ रसीद कर दिया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पुलिसकर्मी पहले तो उस मोटरसाइकिल सवार से अपनी सीट पर लगा, अपनी पैंट पर लगा कीचड़ साफ कराती दिखी। उसके बाद जैसे ही वो आदमी सीधा खड़ा हुआ, महिला ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस दौरान वहां काफी लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने उसे ऐसा करने से नहीं रोका। बताया गया कि वो महिला वहां के कलेक्टर दफ्तर में तैनात है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस मामले में शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हमारा इस संबंध में कोई अगर संज्ञान में आती है तो उसमें आवश्यक जांच कराई जाएगी। यूपी के वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के इस्तीफे की मांग पर अपना प्रदर्शन और तेज कर दिया। इन लोगों का आरोप है कि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के गुप्ता ने नर्सिंग स्टाफ के साथ बदसलूकी की, जिसके विरोध में अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 4 दिनों से धरने पर बैठे इन लोगों में कुछ ने अपनी मांगों से जुड़े पोस्टर हवा में लहराए, जबकि बाकी लोगों ने तालियां बजाकर और नारेबाजी कर अपना गुस्सा जताया। इन प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि जब तक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट इस्तीफा नहीं देते, वो काम पर नहीं लौटेंगे। ये लेडीज को गंदी गंदी गाली देता है। लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों को मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के गुप्ता ने बेबुनियाद करार दिया और ये बताया कि वो हर जांच के लिए तैयार है। मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने मारा है तो मेरे पर कार्रवाई हो। नर्सिंग स्टाफ ने इस बात के संकेत दिए कि अगर उनकी मांग जल्द नहीं मानी गई तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सौ बात की एक बात यह कि सर सुंदरलाल अस्पताल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है और लगभग 1000 बेड वाला यह पूर्वांचल का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां 5 दिन पहले इमरजेंसी वार्ड में तैनात एक स्टाफ नर्स ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया, जिसके बाद वहां नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल कर दी। जबकि सीसीटीवी की जांच में थप्पड़ मारने का कोई फुटेज नहीं मिलने का दावा किया जा रहा है और BHU प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी, लेकिन नर्सिंग स्टाफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को हटाने की मांग पर अड़ा है। बड़ी खबर आ रही है, LAC पर चल रहे तनाव को सुलझाने के लिए भारत और चीन की सेना के बीच बातचीत हुई और कमांडर लेवल की बातचीत का 14वां राउंड हुआ, जहां भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखा और साफ किया कि चीन को अपने कदम पीछे खींचने ही होंगे। चीन के साथ अक्टूबर में हुई पिछले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी, लेकिन इस राउंड से सेना प्रमुख MM नरवणे ने मसले का हल निकलने की उम्मीद जताई। उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच बातचीत को जरूरी बताया, लेकिन साथ ही यह भी माना कि बेशक पूर्वी लद्दाख में कई जगह चीन की सेना पीछे हटी, लेकिन इसके बावजूद चीन से खतरा कम नहीं हुआ है और भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना प्रमुख ने सीधे तौर पर चीन का नाम लिया और कहा कि 2020 में चीन ने LAC पर स्थिति बदलने की कोशिश की। ऐसे में सेना का फोकस सिर्फ पूर्वी लद्दाख पर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी फ्रंट पर भारतीय सेना तैयार है। While we will continue to deal with the PLA in a firm and resolute manner, necessary safeguards are in place to take care of any contingency. दीपक विश्व हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या पता चल रहा है बातचीत का? देखिए किशोर, आर्मी चीफ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ किया है कि पाकिस्तान और चीन अभी भी भारत के लिए खतरा बने हुए हैं और टकराव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन की PLA से बातचीत का दौर जारी है, उनसे निपटने के लिए सेना सक्षम है। वहीं पूर्वी लद्दाख सीमा पर भले ही सैनिक पीछे हटे हों, लेकिन खतरा अभी भी किसी तरह से कम नहीं है। चीन के साथ सीमा संबंधों को लेकर बातचीत जारी है। आज बातचीत का 14वां चक्र है। इस मुद्दे का समाधान बातचीत के जरिए करने के प्रयास जारी है। जी दीपक,
करीब 20 महीने पहले गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों के बीच जो भिड़ंत हुई, उस विवाद को सुलझाने के लिए अब भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत चल रही है। एलएसी पर शांति बहाल करने के लिए बीते 1.5 साल में भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सेना के स्तर पर कई बार बात हो चुकी है। दोनों देशों की सेनाओं के अधिकारी 13 बार मिल चुके हैं और अब बातचीत का 14वां राउंड हुआ। इस बार कोर कमांडर लेवल की बातचीत पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर हुई और बातचीत का फोकस रहा PP-15 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15, जो लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स इलाके में आता है। मुद्दा यह था कि PP-15 में दोनों सेनाओं का डिसएंगेजमेंट हो, मतलब कि भारत और चीन की सेना वहां से पीछे हटे। अभी क्या है कि PP-15 पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी, एक दूसरे की फायरिंग रेंज में है। इसी तनाव को खत्म करने के लिए भारत ने चीन से बात की। अब सवाल यह है कि पेट्रोलिंग पॉइंट क्या होता है। तो एलएसी पर भारतीय सेना जिस जगह तक गश्त लगाती है, उन पॉइंट्स को पेट्रोलिंग पॉइंट कहते हैं। ये पेट्रोलिंग पॉइंट बेहद अहम है क्योंकि भारत और चीन के बीच कोई बाउंड्री तो खिंची हुई है नहीं, इसलिए पेट्रोलिंग पॉइंट तक अपनी पहुंच दिखाकर ही सेना यह साबित करती है कि फला इलाका भारत का है। इसी वजह से लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर शांति बहाल होना जरूरी है। लेकिन चीन की नीयत में खोट है, वो चाहता ही नहीं कि मामला सुलझे। उसकी कोशिश है कि एलएसी पर तनाव से भरे हालात बने रहें और पुरानी स्थिति कभी ना लौटे, क्योंकि अगर वो हुआ तो चीन के सिर पर विस्तारवाद का जो भूत सवार है वो साकार ही नहीं हो पाएगा। चीन अपने पड़ोसियों के उन इलाकों पर भी अपना दावा करता रहा है जो उसके है ही नहीं। उसकी विस्तारवाद की नीति का ही असर है कि चीन पूरी की पूरी गलवान घाटी को अपना बता चुका है, मतलब बिल्कुल बेसिर पैर का दावा है। इसी वजह से मई 2020 में लद्दाख में एलएसी पर मामला गरमाया था, जो अब भी शांत नहीं हो पाया है। तब भी दोनों देशों की सेनाओं के अधिकारियों ने मामले को सुलझाने के लिए बात की थी और 6 जून 2020 को दोनों के बीच पीछे हटने पर सहमति बनी थी। उसके बाद पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने लगीं। लेकिन 15 जून 2020 को ऐसी गर्मागर्मी हुई कि भारत और चीन की सेनाएं भिड़ गईं। खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन ने अपने सिर्फ 4 जवान मारे जाने का दावा किया, जबकि दुनिया के अलग अलग मीडिया संस्थान यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बताते हैं। सौ बात की एक बात यह कि 1.5 साल पहले लद्दाख में चीन की सेना ने जब घुसपैठ की कोशिश की थी, तब से दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत का यह 14वां दौर है, जिसमें भारत की तरफ से सेना की 14वीं कोर के कमांडर चीन को समझाने में जुटे हैं कि एलएसी पर शांति से पीछे हट जाने में ही चीन की समझदारी है। क्योंकि बातचीत जब शुरू हुई तभी भारत के सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने साफ कर दिया कि लद्दाख में हमारी सेना किसी भी चुनौती या दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद यूपी कैबिनेट के एक और मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बार वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया और राज्यपाल को भेजी चिट्ठी में उन्होंने राज्य सरकार पर दलित और पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाया। इस इस्तीफे के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दारा सिंह के साथ अपनी एक फोटो ट्वीट की, जिसके बाद यह अटकलें लगने लगी कि मऊ की मधुबन विधानसभा सीट से विधायक दारा सिंह समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि दारा सिंह ने साफ किया कि वो अपने समर्थकों के साथ बैठक के बाद कोई फैसला लेंगे। 24 घंटे के भीतर दूसरे मंत्री के इस्तीफे पर राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट कर दारा सिंह चौहान से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। प्रदेश से लेकर केंद्र के सभी लोगों से मैं अपनी गुहार करता रहा कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, उचित सम्मान न मिलने के नाते मैंने इस्तीफा दिया है। दारा सिंह चौहान के इस आरोप के बहाने अखिलेश यादव ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया और इस बात के संकेत दिए कि जल्द ही कुछ और बड़े चेहरे पार्टी के साथ जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की। सौ बात की एक बात यह कि दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी छोड़ने के साथ बीजेपी पर दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया, जबकि वो यूपी सरकार में मंत्री होने के अलावा बीजेपी में पिछड़ी जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। इसलिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि वो अपना फैसले पर फिर से विचार करें। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ लोगों ने एक नाबालिग की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि किसी मामूली बात पर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने नाबालिग लड़के को पीटना शुरू कर दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग उस लड़के को बेल्ट से मारते दिखे, वो भी इतनी बेरहमी से कि उसे उन्होंने लात, घूंसों और बेल्ट हर तरह से मारा। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे जमीन पर गिराकर भी पीटा। इसको जाने नहीं दे।
नाबालिग से मारपीट के दौरान कुछ लोगों ने दखल भी दिया। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों पर तो जैसे उसे पीटने का भूत सवार था। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो उसकी जान लेकर ही दम लेंगे। भाई प्यार से बात कर ले। लोगों के बीच बचाव के बावजूद आरोपी नाबालिग से काफी देर तक मारपीट करते रहे और उनके बीच धक्का मुक्की जारी रही। सौभाग्य की बात यह कि कानपुर शहर के बाहरी हिस्से में कल्याणपुर इलाका है, जहां छुटभैया अपराधी पुलिस और वहां रहने वालों के लिए बड़ा सिरदर्द बनते जा रहे हैं। जिनके हौसले इतने बुलंद हैं कि कुछ बदमाश पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से पैसे वसूलते पकड़े गए तो एक बदमाश ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके तमंचा बेचने का विज्ञापन जारी कर दिया। और इस बार भी नाबालिग लड़के को पीटने की वजह यही बताई जा रही है कि लफंगों का एक गैंग है जो पैसे वसूलने के लिए लोगों के साथ मारपीट करता रहता है। झारखंड के गोड्डा में कब्रिस्तान के बाहर नमाज के विरोध पर तनाव हो गया। झारखंड के गोड्डा में एक कब्रिस्तान के बाहर खुले में नमाज पढ़ने का कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से दलील दी गई कि जनाजे की नमाज चार दीवारी के अंदर नहीं पढ़ी जाती। ऐसे में इलाके में तनाव का माहौल बन गया। बाहर पढ़ रहा है तो बाहर में इसको पढ़ने नहीं दें, वो तो गोचर जगह है, मोहम्मसी के लिए चलने के लिए है जगह। इन हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। के स्तर पर हम लोग पहुंचे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को राज्य में झटका लगा। पार्टी का बड़ा चेहरा इमरान मसूद और विधायक मसूद अख्तर कांग्रेस का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। टिकट फाइनल हो गया? नहीं, जो अगले जी का आदेश होगा, कोई टिकट मांगने नहीं आए। दोनों नेताओं के दल बदलने पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक फोटो ट्वीट करते हुए इमरान मसूद और अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी ने सभी पदों से हटा दिया। दावा किया गया कि पिछले दिनों उन्होंने कुछ बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई गई थी। भारत बायोटेक ने दावा किया कि कोवैक्सीन की बूस्टर डोज कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट पर असरदार है। यूपी चुनाव के बीच बीजेपी नेता अवतार सिंह भड़ाना जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने पुदुचेरी में आयोजित नेशनल यूथ फेस्टिवल का ऑनलाइन उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये सभागृह कामराज जी के योगदान की याद तो दिलाएगा ही, युवा टैलेंट को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का एक प्लेटफॉर्म देगा। बहुत बड़ी खबर है यूपी के चुनाव से जुड़ी हुई। योगी आदित्यनाथ यूपी के अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले अटकलें लग रही थीं कि वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब इन अटकलों के खारिज होने की खबर है और चर्चा है कि योगी को अयोध्या से टिकट मिल सकता है। वैसे इस लिस्ट में गोरखपुर का नाम भी सामने आ रहा है। मतलब ये कि या तो योगी अयोध्या से या फिर गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर है कि योगी के चुनाव लड़ने के बाद पार्टी उनके लिए सीट चुनने में जुट गई। जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, तो अयोध्या फाइनल माना जाए? जी देखिए किशोर, ये बात साफ हो चुकी है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अब मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले ये चर्चा बहुत जोरों पर थी कि वो मथुरा से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ऐसे में उनके लिए नई सीट्स की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जो कहा जा रहा है कि वो या तो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर गोरखपुर से, जो उनकी कर्मभूमि रही है। ऐसे में अयोध्या या गोरखपुर, इन दोनों में से किसी सीट्स पर इनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जी, जिनमें अयोध्या का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। खबर है कि योगी के चुनाव लड़ने की बात कहने के बाद आलाकमान इस पर चर्चा कर रहा है, जिसके बाद इस बात पर मोहर लगेगी योगी इस बार के विधानसभा चुनाव में कहां से चुनाव लड़ेंगे। खबर है कि योगी के चुनाव लड़ने के लिए जिन सीटों के नाम पर चर्चा हो रही है उनमें अयोध्या का नाम सबसे ऊपर है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में हुई बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग के दौरान इस बात की चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर यह फैसला किया जा सकता है और योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से टिकट दिया जा सकता है, ताकि पार्टी के कोर मतदाताओं को सही संदेश जाए। वैसे उड़ती उड़ती खबर यह भी है कि अयोध्या के अलावा गोरखपुर सीट के बारे में भी सोचा जा सकता है। इससे पहले खबर आई थी कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब उन अटकलों पर फुल स्टॉप लगने की चर्चा है। सौभाग्य की एक बात यह कि योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलें करीब करीब खारिज हो चुकी हैं और संकेत मिल रहे हैं कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे अभी ये सिर्फ खबर है कि माना जा रहा है कि अगर पार्टी ने ऐसा किया तो इससे उसकी अपने कोर मतदाताओं पर पकड़ मजबूत होगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के वक्त उस कार की रफ्तार काफी तेज थी और यही वजह रही कि टक्कर लगते ही उस कार में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई।
खबर है कि उसमें सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके थोड़ी ही देर बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। लेकिन इस हादसे में मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों पिता पुत्र बताए गए। सौभाग्य की बात है कि छतरपुर में यह हादसा झांसी से खजुराहो को जोड़ने वाले हाईवे पर हुआ, जिसको बने अभी 1 साल ही बीता है। लेकिन 4 लेन वाले इस हाईवे पर हादसों की बाढ़ आ चुकी है, जहां हफ्ते भर पहले ही दो की भिड़ंत हो गई थी और इस बार कार सवार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार आदमी और उसके नाबालिग बेटे की जान चली गई, जबकि कार सवार भाग गए, जिनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी के हमीरपुर का बताया जा रहा है। मुंबई में कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती पिछले कुछ दिनों से लगातार कम हो रही है। मरीजों की गिनती कम होने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुंबई में तीसरी लहर का कहर थम गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुंबई में पिछले 5 दिन से मरीजों की गिनती बढ़ी नहीं है, बल्कि लगातार कम होते हुए मरीजों की गिनती करीब आधी हो चुकी है। 6 जनवरी को मुंबई में 20,181 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले थे। ये वो दिन था जब मरीजों का आंकड़ा 20,000 पहुंचने से हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन 7 जनवरी को भी आंकड़ा इससे कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ा और मरीजों की गिनती 21,000 से कुछ कम पर रुक गई। और 8 जनवरी से यह आंकड़ा कम होना शुरू हो गया। 8 जनवरी को मरीज मिले 20,318। कई दिनों के बाद ऐसा दिन आया जब मामूली ही सही लेकिन मरीजों का आंकड़े में कमी दर्ज की गई। 9 जनवरी को आंकड़ा 20 से घटकर 19 पर पहुंच गया। 10 जनवरी को सबसे बड़ी गिरावट आई और यह आंकड़ा कम होकर 13,648 पर पहुंच गया। और 11 जनवरी को मुंबई में मिलने वाले कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,647 पर पहुंच गया। मतलब 5 दिन में 20,000 से कम होकर आंकड़ा 11,000 पर पहुंच गया। सरकारी सूत्र बताते हैं कि टेस्ट भी कम नहीं हुए, टेस्ट तकरीबन उतने ही हो रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट जो कुछ दिन पहले 30% के करीब पहुंच गया था, वो 5 ही दिन में कम होकर 18.7% पर पहुंच गया। हालांकि सरकारी एजेंसियां इसे अच्छा संकेत जरूर मान रही हैं, लेकिन ये कहने की जल्दबाजी नहीं देख रही कि कोरोना की तीसरी लहर का पीक जो है, चरम जो है, वो आकर चला गया है। अगले 2 हफ्ते तक अगर कर्व फ्लैटन भी रहता है या लगभग इतने केस रहेंगे तो कह सकते हैं कि पीक हमारा आके खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में उछाल कम है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने संकेत दिया कि अगर आंकड़े इसी तरह बेहतर हुए तो दिल्ली में लगाई गई पाबंदियों में छूट दी जा सकती है। 3-4 दिन से जो हॉस्पिटल एडमिशंस हैं उसमें नंबर्स सेम आ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। तो ये थोड़ी अच्छी बात है कि जो नंबर्स अब स्टैग्नेंट हो गए हैं, तो लगता है कि कुछ जल्दी ही शायद गिरावट आएगी। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली हो या मुंबई, दोनों ही शहर वायरस की दूसरी लहर में भी कोरोना का कहर देख चुके हैं। इसीलिए सरकारी एजेंसियां 5 दिन या 1 हफ्ते के आंकड़ों के आधार पर किसी फैसले पर नहीं पहुंच रही हैं। वो भी ये समझती हैं कि अभी से तीसरी लहर के पीक की विदाई कह देना जल्दबाजी होगी। इसलिए मुंबई में कोविड टास्क फोर्स ने कहा है कि ऐसे किसी नतीजे पर तभी पहुंचा जाएगा जब कम से कम 2 हफ्ते तक कर्व लगातार फ्लैट बना रहे। जबकि दिल्ली में भी सरकारी एजेंसियां हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ड्रग्स केस में विक्रम मजीठिया से एसआईटी ने सवाल पूछे। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने मोहाली में पूर्व मंत्री और अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया से ड्रग्स मामले में पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान जिदे च उन्होंने आप कहा कि हाँ चट्टोपाध्याय नूं मैं लवाया। दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश राकेश ताजपुरिया को गिरफ्तार कर लिया। इस पर हत्या समेत 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि वो बदमाश गोगी की हत्या की साजिश में भी शामिल था। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में 500 स्क्वायर फीट तक के मकानों पर लगने वाला प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया। साथ ही कोरोना संकट में स्कूल बसों से रोड टैक्स भी नहीं लेने का फैसला लिया गया। लॉकडाउन के डर से कारीगर घर न लौट जाएं, इसके लिए मुंबई के जावेरी बाजार के सर्राफा कारोबारियों ने उनके रहने और खाने पीने का फ्री इंतजाम कर दिया। पूरी तरीके से जो है उसकी फैसिलिटी वो उन्हें दे रहे हैं ताकि उनके जो कारीगर हैं वो डर के मारे जो है अपने घर ना लौट पाए। पिछली बार लॉकडाउन लगने पर हजारों की संख्या में मजदूर और कारीगर घर लौट गए थे, जिससे जावेरी बाजार के कारोबारियों का काम ठप पड़ गया था। ऐसे में इस बार नुकसान न उठाना पड़े, इसलिए कारीगरों की मदद का फैसला लिया गया। कारीगर नहीं पलायन हो, यहाँ रहे, यहाँ हम कमाए, हम भी उनसे कमाए। कारीगर भी इस फैसले से खुश नजर आए। रहने को जगह मिल रही है तो डर के में अगर थोड़ा बहुत काम काज शुरू हो जाएगा तो गाँव नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा।
दिल्ली में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पर हुई धोखाधड़ी के मामले में 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इस योजना के तहत कर्ज दिलाने के नाम पर कई लोगों से ठगी की गई। बैंक और मेटल समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। इससे सेंसेक्स फिर 533 अंक उछलकर 61,150 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 157 अंक चढ़कर 18,212 पर पहुंच गया। अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। घटना को एक आतंकी हमले के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जो वहां के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। एयरपोर्ट के बाहर हुआ धमाका इतना जोरदार था कि कुछ किलोमीटर दूर से भी हवा में उठता हुआ सफेद धुएं का गुबार साफ दिखा। धमाके वाली जगह पर दूर दूर तक कबाड़ बिखरा हुआ दिखने लगा। भारी भरकम गाड़ियां कबाड़ में बदल गईं। माना जा रहा है कि हमले के पीछे अलकायदा से जुड़े अल शबाब संगठन का हाथ है। धमाके में आम लोगों के अलावा कुछ सेना के जवान भी शहीद होने की जानकारी सामने आई है। अभी तक वहां की एजेंसियां ये पता नहीं लगा पाई हैं कि धमाका कैसे हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि यह धमाका एक कार में विस्फोटक भरकर किया गया। सौ बात की एक बात है कि सोमालिया के दक्षिणी हिस्से पर अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अल शबाब का कब्जा है, जो संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से चल रही वहां की सरकार के खिलाफ 15 साल से जंग छिड़े हुए है, जिसने इस बार विस्फोटक से भरी कार से मोगादिशु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक एक चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। खबर है कि पंजाब में सिद्धू और चन्नी के झगड़े की वजह से कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट फंस गई है। सिद्धू और चन्नी के बीच मनमुटाव की खबरें पहले भी आ चुकी हैं और अब खबर यह है कि दोनों नेता कई उम्मीदवारों के नामों पर सहमत नहीं है, जिसकी वजह से करीब 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो पाए। पता चला है कि कांग्रेस ने पंजाब की 117 सीटों में केवल 50 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं। पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 1500 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, जिनमें कई नाम ऐसे हैं जिन पर सिद्धू और चन्नी में सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि दोनों अपनी पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। पता चला है कि इस बार कांग्रेस 24 मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है, जबकि करीब 6 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें फिर से टिकट दिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ी से बर्फ खिसकने से हड़कंप मच गया। वहां पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े खिसककर नीचे की तरफ गिरने लगे। कुछ ही मिनटों में बर्फ की ये चट्टानें आगे बढ़ते हुए काफी दूर तक फैल गई। इस बर्फीले तूफान से आसपास की हर चीज बर्फ की सफेद चादर में ढक गई। बर्फीले तूफान की वजह से बर्फ के बादल बने नजर आए। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि थोड़ी देर के लिए तो वहां कुछ दिखाई देना तक बंद हो गया। खबर है कि मौसम विभाग ने आगे भी मनाली से लेकर लेह तक कई जगहों पर इस तरह के बर्फीले तूफान आने की आशंका जताई है। पंजाब में संयुक्त समाज मोर्चा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। किसान आंदोलन में शामिल रहे बलबीर सिंह राजेवाल भी पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वो लुधियाना के समराला से अपनी पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा के उम्मीदवार होंगे। इस पार्टी ने अभी कुल 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। दिल्ली की नागलोई पुलिस ने गाड़ी चुराने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि ये गिरोह कार और बाइक चोरी करने के बाद इनके टायरों और दूसरी चीजों को अलग अलग कर बेच देता था। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन पर से 9 चोरीशुदा गाड़ियां बरामद हुई हैं। जयंत यादव के अलावा तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया। 45 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा मामलों पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने सुरक्षा चूक मसले को बड़ा मुद्दा बताया और राष्ट्रपति से जरूरी कार्रवाई करने की अपील की। करतारपुर कॉरिडोर की वजह से 74 साल बाद 2 बिछड़े भाइयों की मुलाकात हुई। इतने लंबे अरसे बाद एक दूसरे को देखकर ये दोनों भावुक हो गए। बताया गया कि ये दोनों भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त एक दूसरे से अलग हो गए थे। भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखने वाले हबीब के भाई अभी पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहते हैं। रिटेल महंगाई दर दिसंबर में बढ़कर 5.59% हो गई। इससे पहले नवंबर में ये 4.91% रही थी। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने कहा कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा की अगुवाई वाली 5 सदस्यों की कमेटी करेगी, जिसे प्रधानमंत्री के 5 जनवरी के पंजाब दौरे से जुड़े सभी दस्तावेज तुरंत सौंप दिए जाएंगे और ये कमेटी तय करेगी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर कुछ चूक हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की जांच पर सवाल उठे थे,
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की जरूरत बताते हुए कमेटी के गठन का आदेश दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई इस कमेटी की रिपोर्ट ही अंतिम मानी जाएगी, जिसे जल्द से जल्द जांच पूरी करने के लिए कहा गया है। हालांकि जांच की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की कार्रवाई तय करेगी। इस कमेटी के गठन का ऐलान हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने एक बार फिर फोन पर मामले की सुनवाई से दूर रहने की धमकी मिलने का आरोप लगा दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने कड़ा एतराज जताया और सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि यह कॉल कनाडा के एक नंबर से आई थी। धमकी वाली जो कॉल्स हैं, इसकी हम बड़ी कड़ी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो इसके खिलाफ। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच बीजेपी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को उनकी हत्या की साजिश बता रही है और उनकी सलामती के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से देश भर में पूजा और हवन का सिलसिला जारी है, जिसकी एक तस्वीर पटना से भी सामने आई। वहां एक स्कूल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की सलामती के लिए हवन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल की छात्राएं भी शामिल हुई। हवन वाली जगह पर प्रधानमंत्री की तस्वीर वाला एक बड़ा पोस्टर भी लगाया गया। इस हवन में शामिल लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया। उनको मरवाने की जो व्यवस्था की गई थी, उसके विरोध में ये सब सारे आयोजन हो रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की सलामती के लिए आने वाले दिनों में भी इस तरह के आयोजन जारी रखने की बात कही। और पीएम की सुरक्षा में चूक पर बड़ी खबर आई। अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया ने इस मामले में चन्नी सरकार को घेरते हुए बड़ी साजिश का दावा कर दिया, जिस पर एक बार फिर सियासी घमासान मच गया। मजीठिया ने एक दिन पहले ही आरोप लगाया कि ये चूक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, जिसमें राज्य सरकार की भी भूमिका है। हालांकि कांग्रेस ने उनके इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन मजीठिया के इल्जाम से मामले ने फिर सियासी तूल पकड़ लिया। चमन पिलानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन, तो अब क्या हो रहा है वहां पर सियासी तौर पर? जी किशोर, देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार के जो डीजीपी हैं और नवजोत सिंह सिद्धू पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है, वो कहीं ना कहीं उनकी हत्या की साजिश की कोशिश की गई है और इसके ऊपर जो है पूरी जाँच करवाई जाए। तो पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पीएम की सुरक्षा में चूक को साजिश बताते हुए चन्नी सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि 5 जनवरी को हुई यह घटना पूरी तरह से प्लान किया गया षड्यंत्र था, जिसे सीएम चन्नी के दफ्तर में बैठकर पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, पंजाब के डीजीपी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने तैयार किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस षड्यंत्र का मकसद प्रधानमंत्री और बीजेपी को शर्मिंदा करना था। यही नहीं, उन्होंने सुरक्षा में इस चूक को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या से भी जोड़ने की कोशिश की। हालांकि पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मजीठिया के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। अपना फिक्र घट आ, प्राइम मिनिस्टर दा वध उन्हां दी ओह गल्लां कर रहे आ। क्यों? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ कहने ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ सब रले हुए आ। भले ही पंजाब सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के आरोपों को खारिज कर रही हो, लेकिन बिक्रम सिंह मजीठिया चन्नी सरकार पर लगाए गए अपने आरोपों पर कायम रहे। प्लानिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कि ये बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरेस करना है। इस घमासान के बीच प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पहले से ही जारी। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को फिर निशाने पर लिया। उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर जानकारी के बावजूद जरूरी कदम नहीं उठाने का आरोप लगा दिया। जो प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित कर सके, ऐसी कोई भी कार्रवाई पंजाब की कांग्रेस सरकार ने नहीं की। कांग्रेस पर स्मृति ईरानी के इस हमले के बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को सोची समझी साजिश करार दिया, तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की मांग कर दी। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इसे साजिश बताते हुए कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। ये कोई संयोग नहीं था, एक खूनी साजिश थी, षड्यंत्र था। बीजेपी की ओर से हमले तेज होते देख कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उनका काम है झूठ बोलना, झूठ फैलाना, जो वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर पंजाब में जनाधार नहीं होने की वजह से इस मुद्दे को तूल देने का आरोप भी लगाया। सौ बात की बात यह कि पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर अब तक पंजाब पुलिस सवालों में घिरी थी, लेकिन अब बीजेपी ने पंजाब में कांग्रेस की सरकार की सोची समझी साजिश बताया। और
आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने जानते हुए भी पीएम की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिसे कांग्रेस ने बेबुनियाद बताया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई जांच टीम की रिपोर्ट का इंतजार करने की नसीहत दी। हरियाणा के करनाल से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां नेशनल हाईवे पर एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें कई गाड़ियां बेकाबू होकर एक दूसरे से टकरा गई। बताया गया कि हाईवे पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक धीमा था और यह हादसा हो गया, जिसमें एक गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, लेकिन कई लोग गाड़ी के अंदर ही फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस का अमला वहां पहुंचा और उसने क्रेन की मदद से गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया और गाड़ी को वहां से हटाया। खबर है कि इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और लगभग 10 लोग घायल हो गए। 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं घायल हुए हैं। मुंबई के भायखला इलाके से एक डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक इमारत में इतनी भीषण आग लग गई कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। हालांकि आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन आग ने पूरी इमारत को देखते ही देखते पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। वहां से निकल रही ऊंची ऊंची लपटों के साथ उठ रहे धुएं ने तो सबको डरा कर ही रख दिया। इस बीच किसी ने इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मी इस आग को बुझाने में जुट गए। लाल लपटें वहां से इस कदर उठ रही थीं कि आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दमकल की 8 गाड़ियों के अलावा वहां पानी के 5 टैंकरों की जरूरत पड़ गई। आग लगने के बाद इमारत से आई धमाके की आवाज से इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। फिल्म सेल्फी का पहला लुक आ गया। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी का पहला लुक जारी कर दिया गया। खिलाड़ी आज संडे को फ्री, बोलो लोगे हमारे संग सेल्फी। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में 11 मेडिकल कॉलेजों का ऑनलाइन उद्घाटन किया।